हेलो फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स आप सब ने सुना होगा। आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा भी होगा। कुछ आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे और चाह रहे होंगे कि ट्वेल्थ के बाद हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ें। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स को कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्लास जो है वो बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में है कि इकोनॉमिक्स को हमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से इश्यूज़ हैं। हम इकोनॉमिक्स के बारे में रोज़ सुनते हैं, अखबार में आता है, टीवी में आता है। अप हर स्टूडेंट का एक अपना तरीका है उन चीज़ों को समझने का, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को समझने का, अगर हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक्स है क्या और इस सब्जेक्ट को पढ़ने की का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट हम सभी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में कभी कभी किसी तरीके से काम आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का जैसे सीधा संबंध हमारे जीवन से है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपको मीडिया में मिलेगा, लोकल इश्यूज़ में मिलेगा। लोकल इश्यूज़ का मतलब अगर आपका ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत अधिकारी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा होगा, प्रधान भी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा होगा। तो हर आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बात करता है, लेकिन हमारा समझने का तरीका जो उन चीज़ों को है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से है। हम अगर एक ये समझ लें कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या चीज़ है, तो फिर हमारा एक जो नज़रिया है वो इकोनॉमिक्स की चीज़ों को समझने का वो नज़रिया जो है वो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम ये रोज़ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि ये प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें सारे रीजंस नहीं पता है। जब आप ये क्लास पूरी कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर वो होती है वो किन कारणों से होती है। इकोनॉमिक्स में जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुई, इकोनॉमिक्स को कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट हम हर स्टेप पे सुनते हैं कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो एक प्रभाव है हमारी ज़िंदगी के ऊपर इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही सहज चीज़ है। हर समय कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिसका प्रभाव इकोनॉमिक्स के माध्यम से हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे करके एक तरह से उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट की बात करें तो क्या वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा है, वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो वो बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिसका पिछले दिनों में बहुत सारा जिक्र हुआ। और सरकार ने भी, आपने सुना होगा कि उनके मैनिफेस्टो में कई बार कहा कि इस बार ये कहा गया है कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो उन 2 करोड़ नौकरियों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट से क्या संबंध है, सरकार की पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज के लेक्चर से हमें धीरे धीरे करके क्लियर होगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, अभी सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक दायरा आपको समझाऊँ कि इकोनॉमिक्स का दायरा कितना बड़ा है। तो उस दायरे को जब एक बार हम समझ लेंगे तो फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको इकोनॉमिक्स के जो नज़रिया है उस नज़रिए से इसको कैसे देखा जाए। जैसे डेली लाइफ में आपको कहा जाता है इस महीने मैं सोच रहा हूँ मैं टीवी खरीद लूँ या वॉशिंग मशीन खरीद लूँ। अब देखिए, अगर क्रिकेट मैच आने वाला है तो आप सोचेंगे टीवी खरीद लें, लेकिन वॉशिंग मशीन तो रोज़ कपड़े गंदे होते हैं। तो इस तरह के डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैं क्या डिसीजन लूँगा, क्यों लूँगा, ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है।
सुपरमार्केट से मुझे क्या क्या चीज़ें खरीद के लानी है, किस सुपरमार्केट से खरीदूं, कहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे प्राइसेस कम है, ये भी इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। मैं छुट्टियां मनाने जाऊं या घर में रहूं, ये भी एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर मेरा बजट ख़राब होने वाला है और मुझे लग रहा है कि अगले महीने मेरे पास खर्चे के पैसे भी नहीं होंगे, तो मैं सोचूंगा कि मैं हॉलीडे पे ना जाऊं, मैं घर पे ही बैठा रहूं। मैं यूनिवर्सिटी अटेंड करूं कि नौकरी करूं, अब ये भी एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है कि मैं एक तरह से यूनिवर्सिटी पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, या 12th करने के बाद मुझे कॉलेज में जाना चाहिए या फिर मुझे नौकरी करनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बजट होता है, घर का बजट होता है, वो इस चीज़ के लिए परमिट नहीं करता। तो मैं कुछ इस तरह के वर्ड्स बीच बीच में यूज़ करूंगा, जैसे बजट वर्ड यूज़ किया, तो बजट के क्या इकोनॉमिक्स में माने हैं? बजट के माने मेरा अपना बजट भी हो सकता है, बजट के माने देश का बजट भी हो सकता है। तो देश का बजट कब होगा, मेरा अपना बजट कब होगा, ये सब चीज़ें मैं जो है वो आगे चल के मैं आपको क्लियर करूँगा। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के जो बहुत सारे इश्यूज हमने देखे कि वो हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने जो इकोनॉमिक्स के बारे में अब तक पढ़ने की कोशिश की है, कोशिश ये करें कि उसे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप उसे थोड़ा सा भूल जाएं। मैं बहुत ही लेमन तरीके से आगे बढ़ूंगा, जिससे कि इसको हम इतना सहज बना दें कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट ना होने की बजाय एक ऐसी चीज़ लगे, अरे ये तो हम सब करते हैं। तो इस तरह की एक भावना से हम चलेंगे तो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हमारी सबसे पहले हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोई घटना हो रही होती है, उस घटना का प्रभाव संसार के सभी देशों के ऊपर पड़ता है। 2000 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब मैं एक नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब वो क्राइसिस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, किन कारणों से आते हैं, ये भी हमें इकोनॉमिक्स में समझना होता है। तो इसके लिए हमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और जो ग्लोबल इकोनॉमीज कैसे बिहेव कर रही हैं या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखिए कि 2000 में बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस आया, जिसके कारण से इकोनॉमिक्स में और इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता चला गया। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्यों बढ़ा? जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्यों बढ़ता है? इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट इसलिए बढ़ता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी, मान लीजिए, विज्ञान है या एक इस तरह का ज्ञान है जिसके माध्यम से आप जो इस तरह के क्राइसिस हैं उनको आप में झेलने की क्षमता होती है। कैसे क्षमता होती है? मान लो कोई इस तरह का क्राइसिस आया तो आप पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं। जैसे पिछले, अगर आप देखें, पिछले 3-4 साल से हमारे यहाँ पर ग्लोबली अगर देखें तो बहुत सारे क्राइसिस आए हैं। कोरोना के दौरान आए हैं, इकॉनमी बहुत नीचे चली गई, फिर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, सब्सिडीज़ दी। अब सब्सिडीज़ एक मैंने नया वर्ड यूज़ किया, वो भी इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। तो ये जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं, ये आपको दिमाग में रखने हैं और उनको फिर समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। तो सब्सिडीज़ दी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को इस तरह से रखा जिससे कि लोगों के पास जो पैसा है उस पर एक कंट्रोल रखा जा सके, या उसको बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो सब भी एक तरह से टूल्स हैं किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को चेक करने के लिए। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो उस पर बहुत डिबेट हुई क्राइसिस के बाद, और वो बहुत ही एक रेलेवेंट चीज़ उभर के आई, जिससे कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमें उत्सुकता हुई कि ये देखें कि इकोनॉमिक्स कैसे हमारी इन क्राइसिस में हेल्प कर सकती है। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक्स क्राइसिस में भी हेल्प करती है। अब इस डिबेट के आने से हमारे सामने जो इश्यूज आए कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इन क्राइसिस को कैसे लेते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। आपने नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन और इस तरह के इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, जिससे कि उन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया, उन्होंने पॉवर्टी पे काम किया। हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक अलग से एक सलाहकार समिति है, जिसको एक तरह से जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इकट्ठे होके और वो सरकार को सलाह देते हैं कि आगे चल के मॉनेटरी जो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। इसी तरीके से आरबीआई है या और
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन सब जगह पर इकोनॉमिक्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती है। तो देखा आपने कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसीलिए इसको यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है और कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है, लेकिन आज हम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कोशिश ये करते हैं कि क्या हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, और ये एक तरह से हमारे में क्षमता आ सकती है कि एक स्टेज के बाद हम भी ये सोच के कि अगर इस तरह की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति है, तो हमें किस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या किस तरह की इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो उनको बढ़ावा देना चाहिए, या हमारा बजट किस तरह का होना चाहिए। जो कि साल में बजट आता है, अभी हम बजट को उस नज़रिए से नहीं देखते, अभी बजट को अलग नज़रिए से देखें। मेरा मानना ये है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बजट को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो नज़रिया जो है वो हमारा इस लेक्चर के बाद चेंज हो जाना चाहिए, उसको देखने का, सुनने का, समझने का। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद या जो भी इस तरह की स्थिति आती है, या मेरा अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपका कि मुझे जो क्या खर्च करना है, पैसा डेली लिविंग पे खर्च करना है, या मुझे घूमने जाना है, या मुझे कॉलेज में जाना है। तो एक तो व्यक्तिगत हो गया, दूसरा हो गया ग्लोबल लेवल पर या देश के लेवल पर। तो देश के लेवल पर जो डिसीजन होते हैं और जो व्यक्तिगत डिसीजन होते हैं, वो दोनों अलग अलग तरीके से उनका डिसीजन लिया जाता है। तो जो ग्लोबल लेवल पे डिसीजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, लार्ज लेवल पे जो इकोनॉमिक्स यूज़ होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये आगे चल के मैं और डिटेल में बताऊंगा। और जो व्यक्तिगत लेवल पे, सिंगल एक यूनिट के लेवल पे जो यूज़ होती है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। तो जब भी हम देश की, संसार की, इंटरनेशनल या ऐसी बात करें तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि फिस्कल पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्या होता है, जैसे जीडीपी है। अब जीडीपी किसका हिस्सा बनेगा, आप सोचिए किसका हिस्सा बनेगा जीडीपी, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है, वो एग्रीगेटेड चीज़ है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन गया। लेकिन अगर प्राइसेस की हम बात करें, और मैं अपने घर के बजट की बात करूं, अपनी फैमिली की बात करूं, और मुझे ये सोचा जाए कि मैं अभी वॉशिंग मशीन लूं या मैं टीवी लूं, जब इस तरह के डिसीजन हम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मोटा मोटा ये फ़र्क हमारे समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करता है, यानी कि द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये एक नया वर्ड आ गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या मतलब है, अभी मैं बताता हूँ। मान लो, आगे ये मैं एग्जांपल भी दूंगा, बट मान लो कि आपके पास खूब सारा पैसा है और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस पे खर्च करूं, जो सामने आया खर्च कर दिया। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी कि सबसे अमीर आदमी भी ये सोचने, उसका जो चॉइस है वो डिफरेंट तरीके से हो जाता है। वो भी ये सोच नहीं सकता कि मैं जो सामने है वो उस पर मैं खर्च कर दूँ। वो भी ये सोचता है एज ए रेशनल बिहेवियर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी रेशनल है और वो सोचता है कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो फ़ायदे वाली जो चीज़ है, जिसको हम यूटिलिटी भी कहते हैं, तो वो उससे कंपेयर करता है। तो उससे कंपेयर करने के कारण उसका जो कोई भी डिसीजन होता है वो इसलिए लिमिटेड हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो पैसा है या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेके आगे बात करेंगे। तो जब मैंने बताया अभी कि दो तरह के हैं, पर्सनल लेवल पे बात करेंगे उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। अगर हम एग्रीगेट लेवल पे या देश के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। यानी कि हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसका कैसे कैसे
ये सब्जेक्ट जो है वो अनफोल्ड होता है। तो अभी तक हमने मोटा मोटा ये देखा कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है। आई एम श्योर आपको पता लग गया इकोनॉमिक्स किसके बारे में है। इकोनॉमिक्स डिसीजंस के बारे में है, इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के बारे में है, और इकोनॉमिक्स क्राइसिस को हैंडल करने के बारे में है। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हर इंडिविजुअल को कि वो अगर उसके पास पैसा है तो उस पैसे से वो कैसे खर्च करे। तो ये जो सवाल है ये हर इंडिविजुअल को फेस करना होता है। तो इस फेस करने को हम ये एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सेंट्रल मतलब अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हमारी इकोनॉमिक्स शायद ही कोई इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ता, क्योंकि जो आया खर्च कर दिया और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर वो उस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं आते। तो इस कारण से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लर्निंग है वो ये हुई कि लोग जो हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट कैसे यूज़ करें। तो इकोनॉमिक्स में सारी कहानी यही है कि आपके पास जो भी कुछ है ना उसका बेस्ट तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। तो इस कहानी को समझने के लिए हम ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं, एक चीज़ खरीदने का मतलब है, मान लो जैसे मैंने बताया कि फ्रिज और टीवी की बात की, मान लो मैंने टीवी खरीद लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फ्रिज छोड़ दिया। टीवी मैंने खरीद लिया और फ्रिज मैंने छोड़ दिया, वो मैंने नहीं लिया, ये मैंने ले लिया। तो ये मेरी जो है फ्रिज जो है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, यानी जो मैंने छोड़ा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही मतलब हुआ इसका। और जो मैंने ले लिया वो मैंने इससे जो इसके बदले में छोड़ा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये कैसे हमारे सारे के सारे बिहेवियर को डिफाइन करती है, ये समझने की बात है कि किस तरीके से हमें हमारा जो बिहेवियर है और या चॉइसेस हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस, उसको कैसे डिसाइड करती है। तो इसमें बहुत सारी डायग्राम आपने देखी होंगी जब आपने 11th और 12th क्लास में, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो उसमें हम कुछ डायग्राम बनाते हैं। मैं आज डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि डायग्राम वाली चीज़ें हमारे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आएंगी। अभी हम बेसिक चीज़ समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका दायरा क्या है, ताकि हमें कल को ये पता चल जाए कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो हम वो उसका रेलेवेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चॉइसेस में कैसे की जाती है और हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि अब मैं बार बार ये माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, ख़ास तौर पे जो बच्चे पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि ये माइक्रो है कि मैक्रो है, और अगर ये माइक्रो है तो माइक्रो में हम ये मान क्यों लेते हैं, उसमें मानना बहुत पड़ता है। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, या मान लीजिए प्राइस कम होता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो ये माइक्रो में बहुत होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो खास बात है वो फोकस ऑन इंडिविजुअल बिजनेस डिसीजंस। इंडिविजुअल डिसीजंस मैंने बताया, अभी हम बार बार वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फ्रिज और टीवी का, तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है, वो मेरा अपना डिसीजन है, मुझे कैसे ये डिसीजन लेना है। इसके लिए क्या कोई फार्मूला है? हाँ, फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो हम आगे चल के देखेंगे, बट उसको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। तो डिमांड कहाँ से आती है? डिमांड मेरे डिसीजन से आएगी। मैंने डिमांड की टीवी की तो टीवी की डिमांड हो गई, अगर मैं फ्रिज की डिमांड करता तो फ्रिज की डिमांड। लेकिन मैंने टीवी की डिमांड क्यों की? ये मेरे कुछ पीछे कुछ कारण हैं जिनके कारण से मैंने टीवी की मैंने सोचा आने वाला मैच है, T20 आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो मुझे देखना है। फ्रिज पे तो नहीं देख सकता मैं, लेकिन फ्रिज मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ कि मैं हाथ से कपड़े धो लूँगा, लेकिन मैं फ्रिज लूँगा अभी। तो ये जो डिसीजन है फ्रिज लेने का, टीवी लेने का, ये मेरे इस चीज़ की, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और उस पैसे से मैं दो चीज़ें में से कोई एक चीज़ कर सकता हूँ। तो मेरी इसमें प्रेफरेंस ये है, क्योंकि मैच आने वाला है तो मैं
टीवी ही लेना पसंद करूंगा। तो मैंने टीवी के लिए अपनी चॉइस कर दी। तो इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में ये आ गया। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं, लुक्स एट इकोनॉमी एज ए होल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें हम ज़्यादातर पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो एक समूह को प्रभावित करती है, ज़्यादा चीज़ें ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि एक लार्ज सोसाइटी को प्रभावित करती हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। अगर आपके कल को कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम में सवाल आता है कि ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन से संबंध रखती है और मैक्रो से, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल की जो चीज़ें हैं, जैसे टीवी खरीदना या कोई चीज़ पर्सनल डिसीजंस से रिलेटेड है, तो वो मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। और अगर वो पॉलिसी या एग्रीगेट या बड़ी उससे संबंधित है, तो वो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। चलो हम आगे चलते हैं। ज़्यादातर मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें, मैं अभी ग्राफ नहीं बना रहा, बट वो डिमांड सप्लाई का ना एक बेसिक सा आपने देखा होगा कि बहुत ही बेसिक सा एक वो बनता है ऐसे करके कि ये डिमांड होती है, सप्लाई होती है। पर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी, डिमांड सप्लाई के बारे में। ये अलग से एक चैप्टर ही अलग से आएगा जिसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे, इसका उत्पत्ति कैसे होती है, और फिर ये ऐसी क्यों होती है कि डिमांड ऐसी होती है, ये डिमांड ऐसी क्यों नहीं होती। हाँ, डिमांड ऐसी भी होती है, मतलब डिमांड जरूरी नहीं ऐसी हो, डिमांड ऐसी भी हो सकती है। हम बताएंगे आपको कि डिमांड ऐसी क्यों हो सकती है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे प्राइसेस होते हैं और इस जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो इसको हम आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे सामने आ गया कि हम इसे ग्राफिकली भी बना सकते हैं। सब जानते हैं कि ग्राफिकली बना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो आराम से बता सकते हैं कि ग्राफिकली बना सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि आगे चल के इकोनॉमिक्स पढ़ें वो, और इकोनॉमिक्स एज ए करियर वो लें, तो वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लें या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करें। तो उनके लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक्स से और रिलेटेड हैं। अब एक ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। स्केर्सिटी हमने पढ़ा था, अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है कि क्योंकि मैंने बताया कि हर चीज़ की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, ये मान के चलें हम। अगर ये मान के चलें कि सप्लाई तो बहुत सारी है जी, आप जितना मर्जी ले लो, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं, फिर इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर हो जाती है वो चीज़। जिसकी सप्लाई अनंत है, उसका प्राइस भी ज़ीरो है और वो आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो कहानी जो है इसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस की है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसमें पॉलिसीज़ की है, डिमांड या एग्रीगेट जो भी सिचुएशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर उसकी स्केर्सिटी नहीं है तो वो इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं जिनकी स्केर्सिटी होती है या जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी लिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया कि स्केर्सिटी वाली ही चीज़ें ही इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी कि जो हमारे पास साधन हैं उन साधनों का बंटवारा कैसे करें, कौन आदमी क्या काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आदमी कार की मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ये आदमी किसी खाने की चीज़ में जाएगा या एग्रीकल्चर में जाएगा। तो ये जो रिसोर्सेज का जो बंटवारा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर स्केर्सिटी है तो।
दिमाग में रखें ये बात, स्केर्सिटी इज द रूट काज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर स्केर्सिटी नहीं है तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस समय स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं, और क्योंकि स्केर्स हैं इसलिए रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, और उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है कि जिसमें कि हम ये बताते हैं कि ये चीज़ अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके जो संसाधन हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका उपयोग हो सकता है, या उनकी एफिशिएंसी पूरी होगी। अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करेंगे तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि एक आदमी दोनों काम कर सकता है, वो ऑटो कंपोनेंट की फैक्ट्री में काम कर सकता है और वो फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन वो साइंस का ग्रेजुएट है और वो बहुत एफिशिएंट है। किस में एफिशिएंट है? साइंस में। और साइंस के वो सब्जेक्ट जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं। तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि उसको कहाँ पे लगाएं, हम उसको किस पे लगाएंगे? हम उसको ऑटो या फूड किस फैक्ट्री में लगाएंगे हम इसको? अगर वो साइंस ग्रेजुएट है और उसका टैलेंट ऑटो कंपोनेंट या ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा है, अगर हम उसको फूड में लगा देंगे तो वो एक तरह से इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, यानी कि उस आदमी को ठीक से नहीं लगाएगा। हमने देखा ना भाई, तेरे में टैलेंट तो बहुत सारा है लेकिन तू ठीक काम नहीं करा, तू ऐसा करिए काम छोड़ के किसी और काम। तो ये आपने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में ये बात। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। क्या सीखा है? कि आपकी पूरी एफिशिएंसी कहाँ पे उपयोग हो सकती है, क्योंकि आप में टैलेंट है। और जो ऑटो रिलेटेड जो साइंस के जो आपने जो फॉर्मूले याद किए हैं, या आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो अच्छे से पढ़ा है, वो यहाँ फूड इंडस्ट्री में इतने अच्छे से नहीं हो सकता। अगर आपने बायोलॉजी और इस तरह की चीज़ें पढ़ी, वो फूड इंडस्ट्री में अच्छे से हो सकती है। बायोलॉजी वाला यहाँ फिट नहीं होगा, बायोलॉजी वाला यहाँ फिट होगा। तो ये जो एफिशिएंसी वाला इशू है, ये भी इकोनॉमिक मॉडल्स का एक पार्ट है, और यही इकोनॉमिक मॉडल्स हमें आगे चल के पढ़ने हैं। मैं इतनी आसानी से इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल्स ये हुआ कि जो आदमी जिसमें एफिशिएंट है वो वहीं बैठे, और ये डिसीजन करने के लिए एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? इकोनॉमिक मॉडल। वो एक इकोनॉमिक मॉडल का तरीका है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम कितना और देख सकते हैं। तो हमारे इस पूरे 11-12 जो स्लाइड्स हैं, इनकी जो मेजर लर्निंग रही, आप ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सोच लीजिए। ये स्लाइड्स आपके लिए अवेलेबल होंगी कि इकोनॉमिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ। मतलब अभी जैसे हमने शुरुआत की तो हमें लगा था अरे इकोनॉमिक्स का, हम डेली लाइफ में कहाँ इकोनॉमिक्स, डेली लाइफ में तो ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, रोज़ पॉलिटिक्स की खबरें आती हैं, इकोनॉमिक्स की तो खबरें नहीं आती है तो हमें समझ नहीं आती, समझ में आती है तो हमें ये नहीं पता इसका आगे कैसे यूज़ होगा। तो इकोनॉमिक्स भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आप इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपको पता है कि मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे भाई बहन को क्या चाहिए, ये आपको पता है। उनकी प्रेफरेंस पता है। अब प्रेफरेंस में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आगे मैं यूज़ करूँगा दूसरे, जब मैं डिमांड सप्लाई की बात करूँ, वो प्रेफरेंसेस की कहानी है इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो प्रेफरेंस जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आपको पता है और आप डेली उसको यूज़ करते हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हुआ कि इकोनॉमिक्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और वो हमें अच्छे और सही निर्णय लेने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स का देखो कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो ये कहूँगा इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको भी अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कि इकोनॉमिक्स में आपको कुछ आके कैरियर या कुछ बनाना, वो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि किस इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट करूं। अब वो इंडस्ट्री वाइज आप वो ढूंढते हैं कि भाई आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट का फोकस है, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो अच्छा काम कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अच्छे काम कर, तो आप ढूंढते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियाँ काम कर रही हैं।
अब इंटरनेशनली देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, एनवीडिया करके एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ये बोर्ड बनाती है या मीडिया के बोर्ड बनाती है। अब उसकी जो ग्रोथ है पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा रही है। क्यों ज़्यादा रही है? क्योंकि एक एज एन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हमने देखा कि जो डिमांड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के आगे बहुत बढ़ने वाली है। हर चीज़ में, हर लाइफ के हर पहलू में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें, देखिए इकोनॉमिक्स आपको कितना एम्पावर करती है। अगर आपको थोड़े बेसिक से नॉलेज है इकोनॉमिक्स की तो आपको बहुत एम्पावर कर सकती है, और इस एम्पावरमेंट का आपको एक तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, जो नए हैं इस फील्ड में, वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में और जानें, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें या फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ें, या और इस तरह के आजकल ऑनलाइन बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इनके बारे में सुने। अब वर्ल्ड बैंक और IMF हुआ, जितनी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बड़ी बड़ी इन इंस्टीट्यूशन से ही निकल के आती है, सारी समझ वही निकल के आती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान से सुने। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो उसके पीछे पूरा एक वही है कि डिसीजन लेना सिखाती है। गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक्स यूज़ करती है और वो देखती है कि वो डिसीजन उसने क्यों लिया, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखती है। मान लो वो टैक्स बढ़ाती है तो वो क्या देखती है, इस टैक्स की कितनी इलास्टिसिटी है। हम ये वर्ड अब आगे पढ़ेंगे, आपने अगले चैप्टर में इलास्टिसिटी भी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितने एफर्ट्स कर रहा हूँ उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इलास्टिसिटी का सीधा मतलब यही है। तो जो इलास्टिक चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनमें टैक्सेस बढ़ाए जाए। इन इलास्टिक चीज़ों में टैक्स बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनमें लोग ज़्यादा खरीदते बेचते, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो प्रभाव पड़ना है पॉलिसीज़ का या और इस तरह के बहुत सारे, अब लाइफ में इतने सारे डिसीजन हैं। आप तो ये देखिए कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है लाइफ का जिसमें इकोनॉमिक्स का रोल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला यूनिट मैंने अभी आपको बताया, इस यूनिट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में साइंटिफिक तरीके से जानें। जब आप किसी चीज़ के बारे में साइंटिफिक तरीके से जानते हैं तो आप उसको डेली लाइफ में अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते हैं। अब साइंटिफिक तरीका का मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई मुश्किल कोई चीज़ नहीं, हमने बहुत आसानी से बताया। कितनी आसानी से बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपको समझ में आ गया। हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं मैक्रो की और मॉडल्स की? क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। स्केर्सिटी क्यों है भाई? आप गेहूं कितना पैदा कर सकते हैं, जितना गेहूं पैदा होगा उसी हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होगा। अगर इतना गेहूं हो कि सबको मिल जाए, उठा ले जाओ, प्राइस ही कुछ नहीं होगा, फ्री में बट रहा होगा। तो ये सब फ्री और स्केर्सिटी जो इन्वर्स वर्ड हैं, इनको दिमाग में रखना। जो चीज़ फ्री है उसका कोई प्राइस नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के प्रीव्यू से बाहर है। लेकिन जिसकी स्केर्सिटी है उसकी वैल्यू है और उसका प्राइस भी है, और जिसका प्राइस है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में और सिस्टम्स को बहुत आसानी से और आगे पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं एक दूसरा उसके बारे में और एक बार देख लें। अब इकोनॉमिक्स के साथ मैंने, हालांकि मैं इस चैप्टर को भी साथ साथ कवर करता रहा हूँ। अब सवाल यह है, इज इकोनॉमिक्स रेलेवेंट टू मी? अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स आपके लिए कितना रेलेवेंट। तो ये जो रेलेवेंसी है ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो इस क्रिटिकलिटी को दिमाग में रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम अब इस दूसरी यूनिट के बारे में बात करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस। अब हमने इसकी बात की, इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ देखिए। अब ये हमने बात की कि सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें पैसा खर्च होता है या जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल डिसीजन हैं, उनमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे सारे टॉपिक्स को टैकल करने में इकोनॉमिक्स हमारी बहुत हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं। जैसे ये पुराना एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी बार दिया जाता है और इसमें बताया जाता है कि मान लीजिए, अब देखिए इकोनॉमिक्स में आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा, मान लीजिए। इकोनॉमिक्स में
एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है, वो इसलिए कि समझने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं होती, बाकी चीज़ें होती हैं, बट मान लीजिए ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेसिक चीज़ को, कि आप जो है ना एक आइलैंड पे रहते हैं, छोटी सी जगह रहते हैं, और वहाँ पर सारी चीज़ें पैदा होती हैं जो जो चाहिए डेली डेली यूज़ की, और बार्टर सिस्टम में मैं गेहूँ उगाता हूँ, दूसरा आदमी के पास डेयरी है, वो दूध है, तो मैंने उसको गेहूँ दे दिया और दूध उससे ले लिया, उसने मेरे से गेहूँ ले लिया और दूध दे दिया। तो ये बार्टर सिस्टम था। लेकिन इस बार्टर सिस्टम से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेड इकोनॉमी रहेगी, आप एक ही जगह पर रहेंगे, और इसमें भी कौन आदमी दूध पैदा करेगा, कौन आदमी गेहूं पैदा करेगा, ये बहुत बड़ा इशू है। और कई बार क्या होता है कि आप जितना प्रोड्यूस करते हो सारा तो खा नहीं पाते, देख नहीं पाते, और उसको बच गया कुछ, मान लो, उस बचे को कैसे हैंडल करेंगे, तो जिसको सेविंग कहते हैं, जो बच गया उसको सेविंग कहते हैं। मतलब मेरी जितनी इनकम है, मैंने जितना खर्च कर दिया, उसमें जो बच गया वो मेरी सेविंग हो गई। तो सेविंग का बहुत बड़ा रोल हो गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, या उसको बांटे कैसे, और उसको फिर सेविंग मेरी हो जाती है उसको कैसे हैंडल करें, या आपस में लेन देन करना है, ट्रेड करना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे टैकल करें। तो यहाँ पे तो बार्टर सिस्टम है, यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसी थोड़ी है। हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कितने सारे चैलेंजेस हैं। एक आदमी मैं हूँ, अब हर आदमी आज की तारीख में जो वो डेली यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान में पैदा नहीं होती। उसमें से वो अगर कोशिश करेगा देखने की, तो कोई चाइना में हुई है, कोई यूएस में हुई है, कोई और कहीं से इंपोर्ट हुई है। और इसी तरीके से उन कंट्रीज़ में भी जो लोग डेली यूज़ करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमारे यहाँ पैदा होती हैं। तो ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं, हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हैं, जिससे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है, और जिससे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्या उत्पादन किया जाए और किन रिसोर्सेज से किया जाए, और जो ये मोटी मोटी चीज़ें, सेविंग्स, ट्रेड और इस तरह की बहुत बहुत सारी चीज़ें, उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्या वो देखा, वो रियल वर्ल्ड नहीं था, वो रियल वर्ल्ड नहीं था, ये हमारी इमेजिनेशन थी कि हम मान लीजिए ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो हम आपस में बांट लेते कि भाई आप गेहूं कर रहे हो, मैं दूध, मतलब सिंपल लाइफ, कुछ नहीं, सुबह शाम सोए और दिन में खाया पिया, और मुझे अगर कुछ खेत में काम करना है, मैंने खेत में काम कर लिया, जिसने अपनी गाय भैंसें पालनी है उसने पाल ली, और मुझे शाम को दूध, मतलब दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, खाने के लिए, रहने के लिए, और मैं ज़िंदगी चल रही है। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइफ है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है कि बहुत सारी और चीज़ें हो गई हैं, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम हो गई है। अब ये देखिए, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम क्या होता है, ये एक नई बला आ गई है, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम। मतलब इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में, ये कहाँ से आ गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप समझिए मैं एकदम से इस टॉपिक पे क्यों आया, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें कुछ रिसोर्सेज जो अभी तक खर्च कर रहे थे हम, वो और भी कम हो गए, उनको तरीके से खर्च करना है हमें, और बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, ट्रेड वार्स हो गई, मेरे यहाँ सस्ता माल बनता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना से इंडिया में बहुत इंपोर्ट होता है, और वो क्या करते हैं, प्राइसेस पे बेच, बहुत सस्ता बेच देते हैं, ट्रेड वार हो जाता है। अभी ट्रेड वॉर का रिजल्ट क्या होता है, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनको बनाने में वो महंगी पड़ती हैं, तो बिकेंगी नहीं, जब बिकेंगी नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन है, तो हमें तो इससे भी टैकल करना है। तो ये देखिए गवर्नमेंट का कितना बड़ा चैलेंज हो गया। तो अब ये जो चैलेंजेस है, वर्ल्ड चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय कंट्रीज, ये इकोनॉमिक्स की स्टडी को और इम्पोर्टेंट बनाता है। तो हमने देखा पहले जो यूनिट थी उसमें देखा कि अरे नहीं, इकोनॉमिक्स तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि पॉलिसी कर सकें और अपने डिसीजन ठीक से ले, नहीं, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। अब नए नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ और हो गया, ये और नई चीज़ थी, जैसे मैंने बताया इनइक्वलिटीज़। अब एक बहुत गरीब आदमी है, अब इनइक्वलिटी ज़्यादा, उसको उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है,
उसके पास पैसा ही नहीं है वो पढ़ा पाए बच्चों को, उससे सेहत पर फ़र्क पड़ता है, उसके पास एजुकेशन पर फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, उसके खाने पीने में फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई कि उनको सपोर्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को पेंशन दी जाएगी, कुछ लोगों को जो नौकरियां हैं उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं जो इकोनॉमिक्स से निकलते हैं। होते पॉलिटिकल डिसीजन है कहने को, लेकिन निकलते वो फिर इकोनॉमिक्स से ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि उसको समेटना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत सादे तरीके से समझें। अब देखिए ये सारी जितनी चैलेंजेस हैं, ट्रेड वार लगा लीजिए, अब बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट हमारे बिक नहीं रहे हैं इंडस्ट्री में, तो हम नया प्रोडक्ट क्या बनाएं। अब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रिडेंडेंट हो जाती हैं, जिससे कि नया जो इनोवेशन होती है तो उससे, अब इनोवेशन एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इनोवेशन क्या करती है? प्राइस को घटा देती है। पहले आप वो चीज़ एक अलग टेक्निक से कर रहे थे, अब आप नई टेक्निक से करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, तो कॉस्ट कम आएगी तो जो पहले आप प्रोडक्ट बेच रहे थे वो आपका बिकना ही बंद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो इनोवेशन से टेक्नोलॉजी बनती है। अब टेक्नोलॉजी तो आपको अलग तरह से आपको हेल्प करती है, तो टेक्नोलॉजी के रोल पे भी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। बट ये देखिए कि ये जो डिसीजन है, गवर्नमेंट फेस दीज डिसीजंस डेली, ये गवर्नमेंट के लेवल पे, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के, पहले हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पर्सनल डिसीजन, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक वाले डिसीजन देख रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे कौन कौन से डिसीजन ऐसे होते हैं जिनका हमारी लाइफ पे, डेली लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आप दिमाग में रखिए, डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम पॉलिसीज की बात करेंगे। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक पजल है जो हमें सुलझानी होती है इकोनॉमिक्स में, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और क्या कंज्यूम किया जाए। ये सबसे बड़ी पजल है। मैं बार बार शुरू से कहता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस की जाए और कितनी कंज्यूम की जाए। तो ये डिमांड सप्लाई वाला बात है। वो जो बात मैंने उस समय बताई थी कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी सप्लाई है और कंजम्पशन जो है वो हमारी डिमांड है। तो ये बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। जैसे अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें जैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम, और दूसरी सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम इस तरह की जो और सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जब हम यूज़ करते हैं तो कोई इनको हमें प्रोवाइड करता है। अब कौन सी सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस की जाएं जिनको यूज़ करने वाले हमारे पास हों, यानी उनकी डिमांड हो, यानी आपने प्रोडक्शन किया और उसकी डिमांड है। तो ये ब्रॉडली आप समझ लीजिए कि जनरली इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से हो जाता है कि वो वही चीज़ प्रोड्यूस करता है धीरे धीरे चल के। अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो क्राइसिस आ जाएगा। हमने शुरू में बताया था 2000 में जो क्राइसिस आया था वो इसी कारण से आया था कि आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिसमैच कर दी, जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया तो वो पड़ी रही, प्राइस नीचे आ गया। और प्राइस नीचे आने का मतलब है कि आपका एक तरह से स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में। अब स्लो डाउन का मतलब लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, नौकरियां नहीं है, ग्रो नहीं कर रहा, तो ग्रो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वो क्राइसिस की, गवर्नमेंट के लिए वो क्राइसिस की सिचुएशन है। तो ये ब्रॉडली आपको दिखाने के लिए ये बनाया था। इसी तरीके से अब मेरे सामने है कि मैं कैसे काम करूं। अगर मैं उसकी तनख्वाह डबल कर देता हूं तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा काम करना चाहिए, कम काम करना चाहिए? तनख्वाह डबल होने के बाद मान लो किसी आदमी को तनख्वाह डबल हो जाती है, वो पहले से ज़्यादा काम करेगा, कम काम करेगा? सोच के देखिए आप। यानी कि इनकम बढ़ी, इनकम का इफेक्ट क्या होगा सर्विसेज के ऊपर? जब एक आदमी अमीर होता है तो बताइए वो कम काम करता है, ज़्यादा काम करता है? वो कम काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स घुसी हुई है। यानी इनकम मैं बढ़ाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो मेरा प्रोडक्शन कम हो जाए, तो काम कम करेगा वो। एक तरीके से इसे कहते हैं इंसेंटिवाइज करना। लेकिन वो क्या होता है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो मैं बहुत सारे इस तरह के एंगेजमेंट नहीं करता मैं जिसमें कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़े एक लेवल के बाद।
तो इनकम का इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे कि इनकम का इम्पैक्ट हमारी चीज़ों पे कैसे कैसे पड़ता है, डिमांड पे कैसे पड़ता है, सप्लाई पे कैसे पड़ता है, इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल आदमी की, अगर ये इंडिविजुअल आदमी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आदमी बात करता है तो कैसे कैसे। अब ये जो इनकम बढ़ना है वो वर्कर को भी इम्पैक्ट करता है और एम्प्लॉयर को भी करता है। कैसे करता है? एम्प्लॉयर का बजट ज़्यादा जा रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। वर्कर ये सोचता है मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की, मतलब इसलिए नहीं कि वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा। एक स्टेज के बाद, एक मिनिमम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के बाद ये सिचुएशन आती है जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जूम करके चलते हैं कि इनकम इफेक्ट को हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनकम इफेक्ट का हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर पर क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड सप्लाई पर क्या पड़ता है। अब ये सब करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोई भी आपको डिसीजन लेना है, ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको डेटा चाहिए। यानी कि उस आदमी ने कितने घंटे काम किया, कितना प्रोडक्शन हुआ, आगे क्या प्रोडक्शन, फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है। और फोरकास्टिंग बिना डेटा के तो कर नहीं सकते। तो ये सब भी हमारा इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है कि कितना हमें आगे प्रोड्यूस करना है, कितना कंज्यूम होगा, प्राइसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ही क्राइसिस में आ जाती है ऑनियन के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से। तो वो जो मिसमैच है उसको कैसे टैकल किया जाए? तो गवर्नमेंट बहुत कई बार क्या करती है कि उसका एक्सपोर्ट बंद कर देती है। एक्सपोर्ट बंद करने से क्या होता है? डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाती है। भाई बाहर माल नहीं जाएगा तो अंदर ज़्यादा रहेगा, अंदर ज़्यादा रहेगा, माल ज़्यादा रहेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगी, मतलब प्राइसेस जो है उसके कम आ जाएंगे। तो इस तरह के जो पॉलिसी, अब मैं देखिए कॉमन सेंस से आपको बता रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस से ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देख लेंगे तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से सामने आने लगेगी। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से उसका इम्पैक्ट क्या होता है इन्फॉर्मेशन, अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, किस पे हम रिलाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। उसको किस तरीके से कैप्चर किया जाता है, सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग भी क्वाजी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। आप सब ने जो इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग भी पढ़ा। क्यों पढ़ाई जाती है सैम्पलिंग? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो डाटा है वो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। अब ये वर्ड है सेविंग इज गुड फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, बट व्हाट हैपन्स इफ एवरीवन सेव्स टू मच। हाँ, ये देखिए, ये एक अलग तरह का क्राइसिस है। हमें सबको सेविंग चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई खर्च ही नहीं कर रहा। अब मैंने बताया ना, खर्च करने का मतलब क्या है? कंजम्पशन का मतलब डिमांड। मानो इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में तो क्या होगा? आपकी चीज़ें बिकेंगी नहीं। मतलब आप जितना मर्जी सस्ता कर लो, लोग खरीदने वाले ही नहीं है भाई। जब खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो आप बेचोगे क्या? हर आदमी, देखिए कि किस तरह की सिचुएशन आती है। अब मैं एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर आदमी बहुत सेविंग कर रहा है, उसे 100 रुपये मिलते हैं, वो 50 रुपये 60 रुपये बचा लेता। बचाना मुश्किल है, मैं हाइपोथेटिकली मान लीजिए। तो ये सिचुएशन, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, ये ऐसा हुआ है। और जो 1930s का जो डिप्रेशन आया था वो उसी कारण से आया था कि हर आदमी पैसे बचा के बैठा था, ये सोच के कि एक सिचुएशन के बाद ये इम्प्रूव होगी और हम खर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन वो सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी वो हम समझेंगे आगे कि इस तरह के ट्रैप्स क्या होते हैं जिनको लिक्विडिटी ट्रैप्स बोलते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेंगी स्टेज पे, बट कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। आप समझिए वो कॉमन सेंस से ज़्यादा नहीं है। तो ये आप देखिए, मैंने बताया ना, अगर बहुत ज़्यादा सेविंग कोई करेगा तो इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी आपके पास। अब मंदी आएगा मतलब क्या हुआ? सरकार घेरे में, प्रोडक्शन करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट की मुसीबत, सबकी मुसीबत। इसके लिए कोई पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस बढ़ाएगी। आपने सुना होगा एक 1930s में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसमें एक इकोनॉमिस्ट हुए केन्स करके। अब उन्होंने सुझाव क्या दिया? उन्होंने कहा कि देखो, अगर हमें इस रिसेशन से बचना है तो क्या करो, आप अपने घरों के शीशे तोड़ो और उनको लगाओ। अब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना सही हरकत होगी, लेकिन किया, मतलब ये एक तरह का सुझाव था कि आप शीशे तोड़िए और लगाइए।
क्योंकि एक्टिविटी हो रही थी, एक डिमांड, शीशे की डिमांड बढ़ रही थी। इसी तरीके के काम कीजिए कि वो करिए, उससे बिगाड़, मतलब कुछ भी, मतलब एक तरीके से आप रिसेशन से बचने के लिए पॉलिसी आ सकती है। तो ये इस तरह की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट को लेना होता है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। तो धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे टैकल की जाती हैं। मैं ये एग्जांपल इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि बाद में जब थ्योरी पढ़े ना तो आपको लगा हाँ ये उससे आप रिलेट कर पाएँ। तो रिलेट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी थ्योरी को इकोनॉमिक डिसीजन के साथ। तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजन है और जो थ्योरी है और जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि हम इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही बायस तरीके से या एक तरीके से ऐसे सोचते हैं कि उसका सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने ऐसा नहीं है ये। और हमारे लेक्चर्स में आप देखेंगे, मैं आपको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैंने पढ़ा दिया आपको, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। एक दो लाइनों का खेल है सारा का सारा, वो आगे करके हम करेंगे। बट अभी आप ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स जो है ना हमें हर तरह की पजल को सॉल्व करने का काम करती है, इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी और इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम इस चीज़ को आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारी कोशिश ये थी कि आपको जो हमारी घटनाएं हो रही हैं लाइफ में उनको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ ली होंगी और बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें मैंने बताई। मैंने कोई ऐसी थ्योरी या कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कि आपको लगे कि ये तो हमारे सिर के ऊपर से उतर गया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कॉमन सी सारी कॉमन बातें की हैं। ब्रॉडली मैंने बताया है कि हमें स्केर्सिटी के कारण हमें ये इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। अगर कोई चीज़ स्केर्स नहीं है, यानी कि भरपूर मात्रा में, इतनी मात्रा में कि उसकी सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगी, वो इकोनॉमिक्स के स्टडी से बाहर है। दूसरी बात, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट या नेशंस या ब्रॉड उसके बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेटेड बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्रॉडली आप ये दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। बाकी हम आने वाले लेक्चर्स में और इससे भी अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अटेंशन के लिए। थैंक यू।